हेलो 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 मैम। यस मैम। मैम मीटिंग स्टार्ट हुई क्या? Yes, hello. Good morning. यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। Okay, so today we have to start again value of supply. So this is the this is the value of taxable supply under GST. Okay, we'll revise again. यस So what do you mean by value of taxable supply under GST? What do you mean by that? See, we all know about that our taxable event, that is supply. तो हम लोग का जो टैक्सेबल इवेंट रहेगा वो हमको पता है कि वो सप्लाई है, लेकिन वो सप्लाई का टोटल वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। सो नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आपको सेक्शन 15 के अंदर 3 चीज़ें पढ़नी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स दैट इज सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूड्स दैट इज सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। सो हम लोग को ये तीनों चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। हम लोग पहले वन बाय वन देखेंगे। दैट इज वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 के अंदर आपको क्या बोल रहा है, सिर्फ मीनिंग बता रहा है कि आपका 15 मतलब क्या। सो 15 मतलब आप बोल सकते हो कि वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई हम लोग को कैसे करना है, वो आपको 15 1 में उसका मतलब बताया गया है। सो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 1 के अंदर क्या आता है। सी नॉर्मली हम लोग जो सप्लाई करेंगे, आपको क्या लगता है आप क्या सप्लाई कर सकते हो आपके बिजनेस में, या तो वो गुड्स होगा या तो वो सर्विस होगा। सर्विस। सो जो भी आप सप्लाई कर रहे हो दैट इज योर गुड्स और सर्विसेज, जो भी सप्लाई होगा उसका एक ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा, मतलब कितने का आपने ट्रांजेक्शन किया। सो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है, बट ट्रांजेक्शन वैल्यू में भी दो चीजें हैं, दैट इज पेड और पेबल। तुम्हारा जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू रहेगा, चाहे तुमने वो ट्रांजेक्शन वैल्यू पूरा पेड किया होगा या वो पेबल रहेगा, दैट इज ड्यू। पेबल मतलब बाकी है या पे करने वाले हो, दैट इज ड्यू आप बोल सकते हो। ओके, लेकिन दो कंडीशन और है जो फुलफिल करना है आपको। दैट इज फर्स्ट, यहाँ पे जो हैंड चेक कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। दैट मीन्स रिश्तेदारी निभाने का नहीं। याद आया पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटिव और रिलेटेड पर्सन। सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड नॉट बी अ रिलेटेड पर्सन, बिकॉज अगर रिलेटेड रहेगा तो प्राइस इन्फ्लुएंस होगा। जब अगर प्राइस इन्फ्लुएंस हुआ तो जीएसटी में भी चेंजेस आएगा, सो गवर्नमेंट का नुकसान होता है यहाँ पे। ओके, सो वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स दैट इज योर ट्रांजेक्शन वैल्यू। बट ट्रांजेक्शन वैल्यू मतलब सप्लायर एंड रिलेटेड पर्सन जो है, सप्लायर और रिसिपिएंट जो है, शुड नॉट बी अ रिलेटेड पर्सन, मतलब शुड बी अ डिफरेंट पर्सन यू कैन से। और सेकेंड पॉइंट इज प्राइस शुड बी अ सोल कंसिडरेशन। सोल कंसिडरेशन मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि फाइनल प्राइस होना चाहिए। वो प्रोडक्ट के ऊपर तुम फाइनल कंज्यूमर को सोल्ड करो कि वो प्राइस होना चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट के ऊपर आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कमा रहे हो ना। वो बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम, याद है? ओके, मतलब जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल से मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट बेचा है, सो वो प्रोडक्ट का प्राइस, मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा वो आप फाइनल कंज्यूमर को ही बेचो, वो कंज्यूमर खुद कंज्यूम करना चाहिए। अगर वो आगे किसी को बेच रहा है, दैट मीन्स उसके फिर अगर आपने कुछ डील किया रहेगा कि मुझे इसके ऊपर भी कुछ देना करके, कमीशन टाइप कुछ, तो वो भी आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड होगा। कोई भी टाइप का कमीशन रहेगा तो ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेरा जो होगा वो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा। ट्रांजेक्शन वैल्यू आपने चाहे पे किया हो या वो पेबल होगा, है तो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू हमको चलेगा कोई भी अमाउंट ढूंढ दो, लेकिन ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि आपका जो सप्लायर है जो रिसिपिएंट है शुड नॉट बी अ रिलेटेड पर्सन एंड योर प्राइस शुड बी अ सोल कंसिडरेशन, पूरा प्राइस होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई सेक्शन 15(2). हम लोग ने देखा कि हम लोग को 15 वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई जो सेक्शन है वो 15 है। 15 सबसेक्शन 1 जो मेरा बता रहा है वो वैल्यू का मीनिंग बताया, दैट इज योर ट्रांजिशन वैल्यू। लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो सेक्शन 15(2) बताएगा दैट इज योर इंक्लूसिव, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। दैट इज एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस अंडर एनी लॉ अदर देन जीएसटी। ओके,
इसके अगर आप लोग ने ये पॉइंट लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप लोग लिख सकते हो ये पॉइंट, बिकॉज ये इंक्लूसिव सेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो। एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस अंडर एनी लॉ अदर देन जीएसटी, मतलब अगर आप प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हो जीएसटी के अलावा, जीएसटी को छोड़ के, क्योंकि जीएसटी तो हम, अगर मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चला एक बार तो मैं जीएसटी ऐड करूंगी, तो जीएसटी को छोड़ के कोई अदर लॉ ने, जैसे कि कस्टम ड्यूटी हुआ, स्टैम्प ड्यूटी हुआ, ऐसा कुछ अलग से कुछ फीस वगैरह लग रहा है, टैक्स लग रहा है, तो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो आप देख सकते हो जैसे कि एजुकेशन सेस लगता है कभी कभी कोई प्रोडक्ट पे, कस्टम ड्यूटी हो सकता है, लीगल फीस हो सकता है, सो अगर ऐसा कुछ है तो आप वहां पे ऐड कर सकते हो, और ये कस्टम ड्यूटी क्लियर हुआ। मतलब एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप गए, आपको किसी ने कस्टम ड्यूटी लगाया, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको फिर जीएसटी पे करना है। मतलब जीएसटी आपका सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगा, उसके अंदर आपको क्या क्या एड ऑन करने हैं वो सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर किसी ने एक्स्ट्रा सेस लगाया है, जीएसटी सेस लगाया है, एजुकेशन सेस लगाया है, लीगल फीस लगाया है, कस्टम ड्यूटी लगाया है इसमें से किसी ने भी, तो वो सब आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में यू शुड बी ऐड। ओके, second point is on behalf of seller expenses paid by buyer, like you can say that for example say supplier is liable to pay something but on behalf of supplier the recipient is paying something। मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस। नॉर्मली अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान अगर सेल किया है, सो मिस्टर ए सप्लायर है, तो जब वो सामान मिस्टर बी के इधर अगर डिलीवरी कर रहा है तो उसने मिस्टर ए ने हायर किया एक ट्रांसपोर्टर, मिस्टर ए ने हायर तो कर दिया और वो ट्रांसपोर्टेशन वाला यहाँ से गुड्स लेके मिस्टर बी के वहां पे पहुंचा, उसने डिलीवरी दे दिया। लेकिन नॉर्मली सिचुएशन में ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो सप्लायर को पे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये केस में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे रिसिपिएंट ने पे किया है ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, सो ये केस में क्या हो गया, जो पैसा सप्लायर को पे करना चाहिए वो किसने पे किया, रिसिपिएंट ने पे किया। तो अगर ऐसा कुछ खर्चा है देयर, अगर सप्लायर इज लायबल टू पे बट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, अगर यहाँ पे रिसिपिएंट पे करता है तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड करना है। क्लियर हुआ सबको पॉइंट? यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोडिंग का चार्जेस लिया, ट्रांसपोर्टेशन का लोडिंग का चार्जेस, ये लोड करके जा रहा है और वहां पे चार्जेस लिया गया है। थर्ड आप देख सकते हो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये सप्लायर है, सप्लायर ने ये गुड्स वगैरह लिया हुआ है, उसको यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए बोला, फिर डिलीवरी करवा रहा है, यहाँ से वहां पे उसने डिलीवरी कराया। सो हो सकता है कि नॉर्मली क्या होता है, ये सब डिलीवरी करवाने का काम क्या होता है, हम लोग सिर्फ सप्लायर जो होता है वो बायर के घर तक डिलीवरी दे सकता है। अभी तुम बोलोगे कि एक काम करो ना, आप एक काम करो, डिलीवरी आप किसी और के इधर करो, थर्ड पार्टी के इधर डिलीवरी कर दो आप, सो वो सब का खर्चा भी होता है ना, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। पैकिंग चार्जेस, आप स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल पैकेजिंग करना, अगर ऐसा कुछ बोला अगर आपने, तो ये जब स्पेशल पैकेजिंग अगर आप कर रहे हो, या फिर कुरियर का चार्जेस हुआ क्योंकि कुरियर कर देना ऐसा बोला आपने, सो ये सब जो खर्चा है वो कौन करना चाहिए, रिसिपिएंट करना चाहिए, क्योंकि कुरियर वगैरह का खर्चा तो रिसिपिएंट करेगा। तो थर्ड पॉइंट इज एनी अमाउंट विच इज रिसिपिएंट इज लायबल टू पे बट ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट, यहाँ पे सप्लायर पे कर रहा है इंसिडेंशियल एक्सपेंस में। मतलब सेकेंड पॉइंट क्या था, सप्लायर का खर्चा रिसिपिएंट पे कर रहा था, तो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया। थर्ड पॉइंट इज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब अचानक से हुआ ये खर्चा, क्योंकि ये अचानक से कैसे हुआ, क्योंकि रिसिपिएंट ने आपको फोन करके बोला एक काम करो या आप कुरियर भी कर दो, कुरियर करना है तो आप अच्छे से उसको ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग भी करना, तो मेरा पैकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा आ गया, कुरियर का पैसा एक्स्ट्रा आ गया। सो ये सब पैसा जो भी है वो आपको किसको पे करना चाहिए, वो रिसिपिएंट पे करेगा। बट थर्ड वाला केसेस क्या हो रहा है, जो पैसा रिसिपिएंट को पे करना चाहिए वो यहाँ पे सप्लायर पे कर रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे वैल्यूएशन में ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? यस। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज अगर कोई भी आपको डिले पेमेंट के लिए इंटरेस्ट दे रहा है, अगर कोई फॉर एग्जांपल से मेरे को किसी ने बोला मैंने आज आपको सेल किया और हमारा बात हुआ कि आप मुझे 1 महीने के बाद पैसा दोगे, तो मैं मान गई ठीक है चलेगा, क्योंकि नॉर्मली मैं 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड अलाउ करती हूँ बिजनेस में, चलेगा ठीक है। लेकिन हुआ कैसा, आपने मुझे 1 महीने के बाद पैसा नहीं दिया, आपने मुझे 2 या 3 महीने के बाद पैसा दिया। फॉर एग्जाम्पल से अज्यूम दैट यू हैव पेड मी आफ्टर 3 मंथ्स, तो यहाँ पे आप 1 मंथ का तो मैं वैसे भी आपको अलाउ कर रही थी क्रेडिट पीरियड, लेकिन ये टाइम पे क्या हुआ, मैंने आपको 3 महीने, आपने मुझे 3 महीने बाद पैसा दिया, तो यहाँ पे 2 महीने का एक्स्ट्रा लेट आपने पेमेंट किया,
2 महीना डिले हुआ पेमेंट में, दैट मीन्स आई विल चार्ज इंटरेस्ट और लेट फीस चार्ज कर सकती हूँ या पेनल्टी चार्ज कर सकती हूँ। तो अगर मैंने ऐसा कुछ भी चार्ज किया है आपसे, लेट फीस, कमीशन या पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट, ऐसा कुछ भी चार्ज किया है एज अ डिले ऑफ पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, तो आपको वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में उसको ऐड करना है। समझ में आया? दैट इज लेट फीस और यू कैन से द पेनल्टी और इंटरेस्ट, दैट इज पेनल्टी। क्लियर एवरीवन with this point? Last point, subsidy excluding receiving from your central and state government. अगर आपको मार्केट में कोई भी सब्सिडी दे रहा है, मार्केट में कोई भी सब्सिडी दे रहा है, लेकिन एक्सक्लूडिंग रिसीव फ्रॉम, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया तो वो एग्जेम्प्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको सब्सिडी दे रहा है, जैसे कि एलपीजी गैस वगैरह जो आपको मिलता है, वो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एक्सक्लूड है, वो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करना है। लेकिन सब्सिडी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से अगर मिल रहा है तो आपको ऐड करना है आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में। आप देख सकते हो यहाँ पे सब्सिडी मिल रहा है यहाँ पे। अभी आपको अदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा आपको सब्सिडी कौन दे सकता है? सब्सिडी फॉर एग्जांपल से अज्यूमिंग दैट आप लोग कोई ये आश्रम में बुक्स वगैरह दे रहे हो, तो आप स्टेशनरी के शॉप पे गए और आपने बोला कि मुझे ना 100 बुक्स चाहिए करके आश्रम में देना है बच्चे लोगों को। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जब आप शॉप पे गए, आपने उनको बताया कि 100 रुपीज़ का ये जो बुक है, पर बुक भी 100 रुपीज़ का है और मुझे 100 बुक्स चाहिए। समझ में आया? सो ये टाइम पे क्या होगा, अभी मेरा टोटल बिल जो बनना चाहिए वो कितने का बनना चाहिए, क्योंकि 100 बुक्स है और ईच बुक्स मेरा 100 रुपीज़ का है, दैट मीन्स 10,000 का बिल बनना चाहिए। बट अभी यहाँ पे वो शॉपकीपर क्या बोल रहा है कि मैम ये आप बुक जो है वो अनाथ, मतलब यहाँ पे जो ऑर्फनेज वगैरह जो लाइक रहता है बच्चे लोगों का, वहां पे आप दे रहे हो बच्चे लोगों के इसमें। सो एक काम करो, मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, एज अ सब्सिडी मैं आपको देता हूँ, आप मुझे 10,000 की जगह पे 5,000 ही दो। 5,000 मेरी तरफ से उनको जाने दो, 5,000 मेरी तरफ से कंट्रोल रहेगा बच्चे लोग के लिए और 5,000 आपकी तरफ से रहेगा। मैं आपको 100 रुपीज के हिसाब से 100 बुक देता हूँ, ठीक है, बट आप वैल्यू मुझे 10,000 मत देना, आप मुझे सिर्फ 5,000 देना। सो ये टाइम पे क्या हुआ, आपको सिर्फ 5,000 पे करना पड़ा, 10,000 का वैल्यू था, आपको सिर्फ 5,000 पे करना पड़ा। और वो जो 5,000 रहा है वो आपका सब्सिडी मिला, किसने दिया आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है आपको, किसने दिया है सब्सिडी? वो एक शॉप वाले ने दिया है। सो यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं जीएसटी 5,000 पे ही पे करूंगी, आपको बिल 10,000 का ही लेना पड़ेगा और जीएसटी आपको 10,000 पे ही पे करना पड़ेगा। मतलब वही बोला गया है यहाँ पे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई भी आपको सब्सिडी दे रहा है तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है। समझ में आया? सो ये 5 पॉइंट है जो आपको याद रखनी है सेक्शन 15(2) के अंदर। 15 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, ये इंक्लूसिव आइटम है, इंक्लूडेड आपको करना है, ये सब ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करना है ये सब चीजें। कौन सी? अगर आपको अलग से आपने सेपरेटली कुछ ड्यूटी चार्ज किया है, टैक्स चार्ज किया है, फीस चार्ज किया है आपके बायर से, तो आपको यहाँ पे ऐड करना है वैल्यू में, ट्रांजैक्शन वैल्यू में आपको ऐड करना है। अगर ऐसा कोई खर्चा जो सप्लायर को पे करना चाहिए था, रिसिपिएंट ने पे किया है, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है। ऐसा कोई खर्चा जो रिसिपिएंट को करना चाहिए और सप्लायर ने किया, तो आपको वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड और थर्ड पॉइंट रिलेट करो जरा। सेकेंड पॉइंट में क्या हो रहा है, सप्लायर को पे करना चाहिए था, बायर ने पे किया। थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है, बायर को पे करना चाहिए था, सप्लायर ने पे किया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ वाइस वर्सा, तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना पड़ेगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज, अगर डिले पेमेंट आ रहा है तो आपको अगर कुछ इंटरेस्ट या फिर ऐसा कुछ चार्ज कर रहा है सप्लायर, तो आपको वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में ऐड करना है। एंड लास्ट पॉइंट इज सब्सिडी, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई आपको सब्सिडी दे रहा है तो आपको उसको टैक्सेबल बताना है, दैट मीन्स ऐड करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया तो हटा दो उसको, दैट इज वो एलपीजी गैस का जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो लोग वहां पे मिलता है ना एलपीजी गैस का, तो वो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं करना है, लेकिन किसी और ने दिया रहेगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये 15(2) था। अभी एक्सक्लूड देख लेते हैं हम लोग 15 सबसेक्शन 3। जिसने लिखा रहेगा वो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप लोग लिखते रहना।
या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो जो भी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15(3). 15(3) क्या बोल रहा है सबसेक्शन 3? ये एक्सक्लूजन की बात कर रहा है, आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू से क्या क्या एक्सक्लूड होगा। तो यहाँ पे आप लोग बात कर रहे हैं, सी यहाँ पे क्या दिख रहा है, -50%, 20%, 80%, 10%, ये सब किसकी बात चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे डिस्काउंट्स की बात चल रही है। डिस्काउंट। यस। सो बिजनेस में जब डिस्काउंट्स दे रहे हैं तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि क्या आपने जो डिस्काउंट दिया है वो बिफोर एट अ टाइम ऑफ सप्लाई दिया है या आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई दिया है। क्योंकि अगर बिफोर और एट अ टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपने दिया है तो उसका अलग से कैलकुलेशन है, आफ्टर है तो उसका अलग। समझ में आया? ओके। हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट्स अगर आपने बिफोर एट अ टाइम ऑफ सप्लाई दिया है, मतलब मेरे पास आप सप्लाई करने हैं, मतलब सप्लाई हो रहा है और बिफोर मैंने आपको ही लाइक क्या बोलते हैं डिस्काउंट्स दे दिया, तो मुझे पता है ना मैं आपको सेल कर रही हूँ तो मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ करके। फॉर एग्जाम्पल से आप मेरे इधर आए सामान खरीदने के लिए, 1000 का आपने सामान खरीदा है, तो जब आप 1000 रुपीज का सामान खरीद रहे हो मेरे यहाँ से, तो मैंने आपको बोल दिया कि सर मैं आपको क्या बोलते हैं 10% का डिस्काउंट दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो जब आपको 10% का डिस्काउंट दे रही हूँ तो मुझे पता है ना मैं डिस्काउंट दे रही हूँ करके, सप्लाई देने के टाइम पे दे रही हूँ या फिर मैंने पहले ही आपसे बातचीत करके रखा होगा, तो वो टाइम पे मुझे पता है कि मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड नहीं करना है। समझ में आया? मतलब अगर आपने डिस्काउंट बिफोर और एट अ टाइम ऑफ सप्लाई दिया है तो आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड नहीं करना है। याद आ रहा है कुछ पॉइंट? ओके। लेकिन अगर आपने आफ्टर सप्लाई किया है तो मुझे 2 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आफ्टर सप्लाई हुआ रहेगा तो ठीक है, आफ्टर सप्लाई हुआ है, आपने मुझे डिस्काउंट, मतलब सप्लाई देने के बाद आप बोल रहे हो कि आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है। दैट इज फर्स्ट कंडीशन, आपको ये जो डिस्काउंट है ये आपका जो लिंक होगा आपके इनवॉइस से लिंक होना चाहिए। दैट इज पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा पहले से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए वहाँ पे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, मतलब फॉर एग्जांपल से आपको बोला गया कि अगर आप पूरे साल भर में 1 करोड़ का सेल करते हो, सो यहाँ पे हम आपको क्या करेंगे, 1 करोड़ का सेल किया आपने, सो हम आपको यहाँ पे डिस्काउंट देंगे, 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा 1 करोड़ का सेल करने के बाद। सो यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा फॉर एग्जाम्पल, जस्ट पूरे साल भर की बात चल रही है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, समझ में आया? अगर आप डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कि आप ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ ही है कि एग्रीमेंट होना चाहिए पहले से, मतलब बातचीत हो जाना चाहिए, एग्रीमेंट हुआ है ऐसा कुछ, कि मतलब मैं आपको डिस्काउंट देने वाला हूँ ऐसा पहले से बात होना चाहिए। और सेकंड इज आईटीसी रिवर्सल। आईटीसी इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं। मैं आपको ज्यादा डिस्कस अभी नहीं कर रही हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। लेकिन आप इतना समझ जाओ कि आईटीसी रिवर्सल होना जरूरी है। आईटीसी रिवर्सल मतलब क्या, अगर सप्लायर ने गुड्स आपको सेल किया है और सप्लायर आपको बोल रहा है कि मैं आपको सप्लाई करने के बाद में आपको डिस्काउंट देने वाला हूँ, तो रिसिपिएंट की जिम्मेदारी है, रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अगर सप्लायर से डिस्काउंट लेना है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सो रिसिपिएंट जो होगा वो आईटीसी रिवर्स करना चाहिए, क्योंकि आप एक ही बेनिफिट ले सकते हो। आईटीसी का जो रिवर्स, मतलब आईटीसी का जो बेनिफिट है वो आपको गवर्नमेंट दे रही है और डिस्काउंट्स का बेनिफिट है वो आपको सप्लायर दे रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी एक बेनिफिट ले सकते हो, या तो आप सप्लायर का डिस्काउंट का बेनिफिट लो या तो आप आईटीसी गवर्नमेंट का बेनिफिट लो। समझ में आया? मतलब आईटीसी यहाँ पे आपको रिवर्स करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एट्रीब्यूट टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द सप्लायर हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लायर। मैंने आपको वही बताया कि जो सप्लायर ने आपको सामान दिया है पहले, उसका आपको आईटीसी रिसिपिएंट वापस करना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि रिसिपिएंट हाँ रेडी हो गया है कि वो आईटीसी रिवर्स करेगा, तो आपको डिस्काउंट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिस्काउंट वापस दे रहा है ना। लेकिन जब वो बोलेगा कि आईटीसी वहां पे रिवर्स नहीं मैं करने वाला हूँ, मैं डिस्काउंट लूंगा बट आईटीसी रिवर्स नहीं करूंगा, तो ये टाइम पे आपको डिस्काउंट उसमें ऐड करने की जरूरत है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करने की जरूरत है। समझ में आया?
समझ में आया क्या? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे डिस्काउंट्स का पॉइंट था, हम लोग ने एक्सक्लूजन का पार्ट देखा सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, वहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट की बात चल रही थी कि डिस्काउंट अगर आपने पहले दिया रहेगा तो आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने डिस्काउंट बाद में दिया रहेगा तो ये दो कंडीशन है। पहला क्या कंडीशन है कि सप्लाई होने के टाइम पे ना एक एग्रीमेंट साइन कर लो या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो कि मैं आपको बाद में डिस्काउंट देने वाला हूँ, ऐसा कुछ एक एग्रीमेंट साइन करवा के ले लो। और सेकेंड टाइम आप डिस्काउंट का बेनिफिट लो, या तो आपको जो गवर्नमेंट दे रही है आईटीसी का बेनिफिट वो आप लो। अगर आप बोलोगे कि आपने आईटीसी का बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है डिस्काउंट मिलने से पहले, तो एक काम करो, अभी आप डिस्काउंट ले लो, आईटीसी रिवर्स करो गवर्नमेंट को, जो आपने बेनिफिट ले लिया है वो आपको वापस करना है, रिवर्स करना है। समझ में आया? अगर रिसिपेंट हाँ बोलता है कि मैं रिवर्स कर रहा हूँ, आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है डिस्काउंट। लेकिन अगर आप कस्टमर जो है आपका वो मना कर रहा है, नहीं मैं आईटीसी रिवर्स नहीं करूंगा, सो डिस्काउंट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर दैट? Yes. ओके, सो नेक्स्ट आपको याद ये रखना है कि हम लोग ने जो देखा कि ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड क्या क्या होता है। ट्रांजेक्शन वैल्यू में एक तो कस्टम ड्यूटी ऐड होता है, कस्टम ड्यूटी जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, एनी टाइप ऑफ टैक्सेस फीस जो भी रहेगा वो आपको ऐड करना है। और क्या ऐड करोगे? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन चार्जेस आपसे लिया गया, मतलब ये इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह जो होता है वो सप्लायर पे करता है, पर अभी आपको पे करना पड़ा इंस्टॉलेशन के टाइम पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एसी का एग्जांपल लिया, आप बोल सकते हो कि एसी फिटिंग करने वाला आया तो इंस्टॉलेशन का चार्जेस आपसे लिया उसने, नॉर्मली ये खर्चा उसको पे करना चाहिए था, अभी आपने पे किया, तो ये वो पॉइंट है। फिर यहाँ पे अगर कुछ डिले पेमेंट हुआ है तो लेट फीस वगैरह लगेगा। सब्सिडी अगर आपको मिल रहा है किसी और से, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी ने आपको सब्सिडी दिया तो आपको उसको ऐड करना है। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि किसी के बिहाफ पे अगर आप कुछ किसी ने बिहाफ पे अगर कुछ पैसा दिया, वो जो हमारा पॉइंट था वहाँ पे इंक्लूजन के पार्ट में, सो वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट में आपको एक्सक्लूजन क्या करना है? डिस्काउंट। समझ में आया? ये ओवरऑल था, हम लोग ने जो देखा वो ओवरऑल देखा। अभी वो थियोरी तो हम लोग ने देख लिया, लेकिन आपको एंड में आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या ऐड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है वो पॉइंट है। कोई भी टाइप का फीस होने तो आपको ऐड करना है, अलग से कुछ चार्जेस कस्टमर ने पे किया आपको ऐड करना है, कस्टमर लेट फीस वगैरह पे कर रहा है, इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहा है, आपको ऐड करना है, आपके सप्लायर ने आपको सब्सिडी दिया ऐड करना है, ऐसा कोई खर्चा जो रिसिपिएंट को करना चाहिए था सप्लायर ने कर दिया आपको ऐड करना है, डिस्काउंट आपको यहाँ से माइनस करना है। क्लियर हुआ? तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एग्जांपल नंबर 1। तो आइडिया आ जाएगा आपको कि कैसे करते हैं वैल्यूएशन का टोटल। तो ये आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज आदित्य होंडा प्राइवेट लिमिटेड है, सेल अ कार वर्थ ₹5 लाख टू ऑटोमोबाइल। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आदित्य होंडा ने यहाँ पे कार बेची है 5 लाख रुपए की, मतलब आपको यहाँ पे एक वैल्यू पता चला कि कार का वैल्यू कितना है, 5 लाख रुपए मेरा कार का वैल्यू है। आगे देखते हैं, दे इनकर्ड पैकिंग चार्जेस। मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा कुछ भी चार्जेस लगा रहेगा आपको सब एड ऑन करते जाना है। जैसे कि आपका वैल्यू दैट इज 5 लाख, उसके बाद पैकिंग चार्जेस अलग से आपसे लिया गया है 10,000 रुपया, सो भी आपको ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि प्रोवाइडेड डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन अ प्राइस ऑफ अ पार्ट ऑफ दिवाली स्कीम। यहाँ पे दिवाली स्कीम चल रही थी तो हम लोग आपको 1% दिवाली डिस्काउंट्स दे रहे हैं 1%। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो वैल्यू रहेगा दैट इज 5 लाख रुपीज, उसमें आपको पैकिंग चार्जेस ऐड करना है 10,000 रुपीज। आफ्टर दैट उसके बाद आपको डिस्काउंट यहाँ से इंक्लूजन करना है, क्योंकि हम लोग ने अभी जस्ट देखा कि ट्रांजेक्शन वैल्यू में हम लोग पहले सब चीजें ऐड करेंगे, लास्ट में डिस्काउंट हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर हुआ? सो हम लोग वही कर रहे हैं, मेरा वैल्यू दैट इज 5 लाख रुपीज मेरा वैल्यू है, उसमें पैकिंग चार्जेस लग गया है, सो वो भी आपको ऐड करना है, सो आपका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन जो डिस्काउंट देना है 1%, वो किस पे दोगे आप डिस्काउंट? नॉर्मली ये जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो आपको सेलिंग प्राइस पे दिया जाएगा कि आपका सेलिंग प्राइस कितने का है। सो यहाँ पे हम आपको 5 लाख रुपीज का कार है तो आपको 1% 5 लाख पे हम लोग चार्ज करेंगे, डिस्काउंट जो देंगे वो 5 लाख पे देंगे। अरे यार ऐसा हो गया तो फिर मैं आपको डिस्काउंट, अगर मैं आपको बोल रही हूँ आप लोग कि टोटल करके दो दैट इज 5 लाख प्लस 10,000 दैट इज 5 लाख 10,000, सो यू शुड गिव 1% ऑन 5 लाख 10,000। नहीं, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि पैकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट कोई नहीं दे रहा है। डिस्काउंट मैं आपको कभी दे रही हूँ, आपने कार खरीदा इसके लिए डिस्काउंट दे रही हूँ यार, पैकिंग करवाया इसके लिए थोड़ा डिस्काउंट दे रही हूँ। समझ में आया? तो नॉर्मली जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो आपको मेन प्राइस पे दिया जाएगा, दैट इज कार का वैल्यू कितना है 5 लाख रुपए,
तो डिस्काउंट हमेशा उस पे ही देना आप लोग, समझ में आया? तो आप लोग क्या करोगे, आपका कार का वैल्यू, कार दैट इज 5 लाख प्लस पैकिंग चार्जेस दैट इज 10,000, सो कितना हो गया 5 लाख 10,000, उसमें से 1% माइनस करना है, 1% ऑफ योर सेलिंग प्राइस दैट इज 5 लाख, 5 लाख का 1%, 10% के लिए 10 हटाने का, वैल्यू में से 1% के लिए 20 हटाने का, दैट इज 5,000, 5 लाख का 1% दैट इज 5,000, मतलब 5 लाख आपका कार का वैल्यू प्लस 10,000 आपका पैकिंग चार्जेस, तो 5 लाख 10,000 आता है, उसमें से आपको 1% डिस्काउंट माइनस करना है, तो 5,000 आप माइनस करो, सो यू विल गेट अ अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख 5,000। उसके बाद आप जीएसटी रेट चार्ज करो 18%, आपको कुछ नहीं बोला है तो आप आईजीएसटी या सी, मतलब कुछ नहीं बोला है तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फॉर्मेट है, कार आपने क्वांटिटी एक ही कार खरीदी है, उसका रेट 5 लाख ही है, सो क्वांटिटी इंटू रेट करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा दैट इज 5 लाख ओनली। ओके, सो आपको उसमें पैकिंग चार्जेस ऐड करना है दैट इज 10,000 रुपीज, उसके बाद आपको डिस्काउंट माइनस करना है 1%, मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट हम लोग नॉर्मली कार के वैल्यू पे ही डिस्काउंट देंगे, सो आपको 1% उस पर चार्ज करना है, तो 5,000 आएगा, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 5 लाख 5,000। सो अभी आप क्या करोगे 5 लाख 5,000 पे आपको 18% बोला है, 18% आपको क्वेश्चन में बताया, हम लोग ने अभी तक रेट का डिस्कशन किया ही नहीं है, अभी तक हम लोग करेंगे रेट का डिस्कशन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है 18% आपको बोला हुआ है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी अज्यूम करो, क्योंकि कुछ नहीं बोला है कि इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, अज्यूम दैट इंट्रास्टेट है, सो 99% आप दोनों को दे दो, तो 5 लाख 5,000 का आपको 18% चार्ज करना है, 99% आपको दोनों को देना है, तो आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चलेगा कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरा क्या है, या टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरा ये है 5,95,900। क्लियर हुआ? किसी को ये सब में डाउट है? नहीं मैम। सबको समझ में आया? हाँ मैम। हाँ चलो ठीक है, एग्जाम्पल 2 सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आएगा, सब लोग सॉल्व करना अपने नोटबुक में, मुझे सबसे आंसर चाहिए। ओके, सो हो गया आप लोगों का सॉल्व करके सब लोग का? मैम 1 मिनट रुकिए। ओके यस मैम। ठीक है, सो भी आंसर डिस्क्लोज मत करो कि निधि ने रुकने को बोला है, वो सॉल्व करके आंसर वही बताएंगे अपने को, चार्ज करना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी अज्यूमशन करके आप 18% चार्ज कर सकते हो, जैसे हम लोग ने लास्ट समय में अभी किया क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे। डन निधि, हो गया? बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग? यस मैम हो गया। तो हो गया तो बोलना मुझे। हाँ मैम हो गया। ओके, कितना आया आंसर? 17 लाख। अच्छा बोलो। बोलो, एक एक करके बोलो। अच्छा बोलो अभी। Total answer 17,57,020.
ओके, और बाकी लोगों का क्या आया? 17,57,020. ओके, so जरा सेम देख आ रहा लेते है हैं। मैम। ओके, मेरा कितना आया देख लेते हैं। मेरा भी सेम ही आना चाहिए ना, क्या आप लोग का सेम आना चाहिए? सेम है। कार का वैल्यू यहाँ पे 15 लाख लिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको एडिशनल पैकिंग चार्जेस लगाया हुआ है, दैट इज 19,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगाया है आपको। और आपको जो 2% डिस्काउंट जो प्रोवाइड करना है वो आपको 15 लाख पे प्रोवाइड करना है, दैट इज 30,000 आपको यहाँ से माइनस होगा।